प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज फिर हम इस कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ, और उसका नाम है संज्ञा। आप सभी जानते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस ज्ञा, और सम का मतलब है सम्यक ज्ञान। यानी दुनिया में जो भी चीज़ है, आप सभी जानते हैं उसका कोई न कोई नाम ज़रूर है, और जिसका जो भी नाम है वो सब के सब क्या है? संज्ञा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं, जिनका मूर्त रूप होता है, और कुछ चीज़ें या पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम देख नहीं सकते। कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ अनुभूतियां होती हैं जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन नाम उनके भी होते हैं। यानी दुनिया में जो भी चीज़ हमें आँखों से दिखाई देती है, जो भी हमारे आँखों के सामने है, जिसका जो भी नाम है, वो सब संज्ञा है। और उसके साथ जो चीज़ हमें आँखों से दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, जिनकी अनुभूति होती है, वो भी संज्ञाएं होती हैं। सबसे पहले हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे मन में जो अवधारणा है वो समाप्त हो जाए। एक है पदार्थ जगत और एक है भाव जगत। ये जो भाव जगत है ये क्या है? ये अमूर्त है, अदृश्य है, महसूस करने योग्य है। और जो पदार्थ जगत है इसके भी हम तीन भाग बना सकते हैं, और वो हैं ठोस, तरवे और गैस। आप सभी जानते हैं जो इस भौतिक संसार में, इस पदार्थ जगत में, इस तीन प्रकार की चीज़ों के सिवाय ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी मूर्त, देखने योग्य हैं, और स्पर्श, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब के सब क्या हैं? ये पदार्थ जगत है। अब सीधी बात है, इसको पहले हमने दो भागों में बांटा संज्ञा को, और दो भागों में बांटने के बाद हमारे पास दो चीज़ें सामने आई, एक पदार्थ जगत, एक भाव जगत। इसमें जैसी अवधारणा, कोई विचार, भाव जगत में शामिल होते हैं। इन चीज़ों को हम स्पर्श नहीं कर सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। ये भाग जो है इसको हम देख भी सकते हैं, इसको हम छू भी सकते हैं, इसको हम स्पर्श भी कर सकते हैं, और वो हमें इन तीन रूपों में मिल सकते हैं, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। और जो चीज़ भाव के रूप में हमें महसूस होती है उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और जो चीज़ इससे संबंधित हैं उनको बोलते हैं हम, या तो वो दुनिया में एक हैं जिसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर वो दुनिया में अनेक हैं जिसको बोलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होती हैं? अनेक। ये क्या होती हैं? एक। और ये हम गुणों के हिसाब से इसकी पहचान करते हैं, और इसके अंदर गुणों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या है? गुणों की आवश्यकता नहीं होती। अब पहले समझने की कोशिश की कि हमने
पहले इसको दो भागों में बांटा, पदार्थ जगत और भाव जगत। पदार्थ जगत में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को लिया और जातिवाचक संज्ञा को लिया। अब मुख्य रूप से संज्ञा के तीन ही भाग हैं, लेकिन फिर भी हम इसके उपभेद हैं जो दो हैं, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, यानी संज्ञा के उपभेद हैं। ये जो इसके तीन भाग हैं उससे अलग हैं, यानी इसके भाग हैं। अब हमें क्या महसूस किया, क्या सीखा कि संसार में जो चीज़ भी हमारी आंखों के सामने दृश्यमान है या अदृश्यमान है, जिसका मूर्त रूप है या अमूर्त रूप है, या जिसको हम छू सकते हैं या जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सब की सब क्या है, संज्ञा है। उनका कोई न कोई नाम है, और नाम है तो वो सब की सब क्या है, संज्ञा है। आप जानते हैं कि इस पदार्थ जगत में ठोस, द्रव और गैस के रूप में हमें जो पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं, और दूसरा जो एक अलग पार्ट बचा है जिसको सिर्फ हम भाव के रूप में ही महसूस कर सकते हैं, उसमें अवधारणाएं और विचार होते हैं। अब हमने सीखा कि इनसे एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो दुनिया में एक ही है और उसके गुण की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि दुनिया में अनेक हैं और उनमें गुण के हिसाब से उनकी पहचान की जाती है। इसके दो उपभेद भी बताए, जिसको एक द्रव्यवाचक बोलते हैं, एक समूहवाचक बोलते हैं। अब हम बारी बारी से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा के दो भेद द्रव्यवाचक समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और सारी बातें उदाहरणों के माध्यम से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला भाग है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब कोई व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष का बोध। यानी पहली बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उसकी जानकारी पहले से होनी जरूरी है। यानी वो चीज़ पहले से, उस चीज़ के बारे में जब तक व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को नहीं पहचान पाएगा। यदि उसने आज तक ताजमहल या तो प्रत्यक्ष रूप से देखा हो या फिर किसी मॉडल में या किसी तस्वीर में देखा हो, जब तक उसका एहसास उसको नहीं है तब तक वो कभी ये नहीं कह सकता कि ताजमहल है। जिसने गंगा के बारे में अभी तक कुछ देखा ही नहीं है तब तक वो गंगा और यमुना में अंतर नहीं कर सकता। ऐसे ही हिमालय, रमेश, अब रमेश कोई भी हो सकता है। आपको पता है कि दुनिया में बहुत से लाखों नाम है रमेश, लेकिन ये मत सोचना कि रमेश लाखों होने की वजह से इस संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी। जिस नाम से रमेश को जाना जाता है तब तक उसका पूरा परिचय आपको नहीं करा दिया जाएगा, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये रमेश, इसके पिताजी का नाम ये है। इसका मतलब ये हुआ कि इन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में व्यक्ति को पहले से ही जानकारी होना जरूरी है और ये दुनिया में एक ही होती है, इसलिए इनका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल हम दुनिया में एक ही मानते हैं, गंगा, यमुना, हिमालय, रमेश, गीता, सीता, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, वो सब के सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, इन्हीं से मिलकर के बना नदी शब्द, और नदी क्या है। अब गंगा में भी वही पानी है, वही हिमालय से निकलती है, और यमुना भी हिमालय से निकलती है, उसमें भी पानी है। अब इसके अंदर गुणों के हिसाब से इसकी पहचान नहीं है। वहीं पानी, वहीं सब कुछ होने के बाद भी
इनके नाम अलग अलग होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, और तब तक आप दोनों देखा नहीं है या महसूस नहीं किया है या इसको समझा नहीं है, तब तक आपको दिखाने से भी आप गंगा और यमुना में अंतर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है, एक ही स्थान है, वो सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि उसके बारे में व्यक्ति को पहले से किसी न किसी माध्यम से उसकी जानकारी होना जरूरी है, तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान पाएगा। अब हम दूसरा जो हमारा भाग है वो है जातिवाचक संज्ञा। जाति का सीधा सीधा अर्थ है वर्ग या समूह। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, घर, नगर, नदी, पर्वत आदि। और इसके बारे में क्या बताया था, जो वर्ग है या जो समुदाय है या वो जाति है, उसकी पहचान हम गुण के हिसाब से करते हैं। जैसे लड़के की पहचान हम लड़के के बारे में जो जानकारी हमारी कि लड़के का आकार, रूप, रंग कैसा होता है, उसी के हिसाब से हम जो ही लड़के को देखते हैं झट से पहचान लेते हैं कि ये लड़का है। पुस्तक की भी अवधारणा हमारे मन में बन जाती है कि पुस्तक का एक चित्र, एक बिंब हमारे मन में बन जाता है। और पुस्तक की विशेषता के या गुणों के कारण जितने भी दुनिया में पुस्तक हैं वो सब के सब जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार घर को भी, हम नगर को भी, नदी को भी, पर्वत को भी किसी न किसी गुणों के कारण हम इस वर्ग को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि एक घर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, वो सभी गुण जरूर ही हमें दिखाई देंगे तो हम उसको मान लेंगे कि घर है। नगर और ग्राम में भी हम अंतर कर लेते हैं कि ग्राम में क्या चीज़ होती है, उसको देख करके हम उसको गांव मानते हैं, और नगर की क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं, उसके हिसाब से हम उसको नगर मानते हैं। नदी और पर्वत के अंदर भी कुछ अलग अलग गुणों के कारण हम इनके अलग अलग पहचान करते हैं। लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा क्यों है? लड़का दुनिया में अनेक हैं, पुस्तक अनेक हैं, घर भी अनेक हैं, नगर भी अनेक हैं, नदी भी अनेक हैं और पर्वत भी अनेक हैं। जब दुनिया में एक से अधिक कोई चीज़ें हैं, अनेक हैं और गुणों के हिसाब से उसकी पहचान की जाती है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम इसके दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं। एक का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं को गिन नहीं सकते, यानी इनकी जो परिमाण होता है तुलनात्मक या मात्रात्मक होता है, इनको गिना नहीं जा सकता क्योंकि ये तरल रूप में होती हैं। जैसे ठोस रूप में भी होती हैं तो कई इस प्रकार से बनी होती हैं कि इनको गिनना मुश्किल होता है। जैसे लोहा, जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, जैसे मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी आदि। ये इसको हम ऐसे कभी नहीं कह सकते कि 2 लोहा या 4 सोना या 5 मिट्टी के टुकड़े या 2 तेल या 5 दूध, यानी इनकी गिनती करना मुश्किल है। इनको मात्रात्मक रूप में मापा जाता है और ये जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब की सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं, या जिनसे दो धातुओं से मिलकर एक नई धातु बनती है उसको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा में ही मानते हैं। इन कुछ संज्ञाओं के एक वचन रूप होते हैं और कुछ संज्ञाओं के बहुवचन रूप भी हो जाते हैं। अब इसी का एक पार्ट और है समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब है ये संज्ञाएं अनेक गणनीय संज्ञाओं जो गिनती कर सकते हैं उनके समूह से बनती हैं। इनमें भी एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में हो सकती हैं।
जैसे कक्षा एक समूह के रूप में है, परिवार एक समूह के रूप में है, पुस्तकालय एक समूह के रूप में है और छावनी एक समूह के रूप में है। इनके अंदर जितने बच्चे हैं उनकी गिनती संभव है, परिवार के सदस्यों की गिनती संभव है, पुस्तकालय में किताबों की गिनती संभव है और छावनी में जितने सिपाही हैं उनकी गिनती संभव है। यानी ये गणनीय संज्ञाएं होती हैं लेकिन एक समूह में होती हैं, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहा गया है। और इसमें सभी धातुएं और जितने तरल पदार्थ हैं जिनको मापतोल से मापा जाता है या फिर किलोग्राम से जिनका मापतोल किया जाता है, वो सभी की सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं और इस दोनों ही रूप जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। अब एक तीसरा जो हमारा भाग बचा है जिसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, उसके बारे में भी अब चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा भाग है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्तियों, पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव, स्वभाव, अवधारणा, विचार आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये जितने के जितने शब्द दिखाई देते हैं, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार करने का तरीका, भाव, स्वभाव का तरीका, अवधारणाएं और दो विचार, इनको हम न तो छू सकते हैं न इनको हम देख सकते हैं, इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं और जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, चतुरता, सलाह, दास्ता, गरीबी, ईमानदारी आदि। अब इस कोमलता को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बचपन को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लंबाई को भी हम महसूस ही करते हैं। ये नहीं कि हम लंबाई देख करके उसको देख लिया, नहीं, लंबाई चीज़ दिखाई नहीं देती। बुढ़ापा है, ये भी आप सोचते होंगे कि बुढ़ापा दिखाई देता, नहीं। बुढ़ापा एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ महसूस किया जाता है। ये सही अर्थों में इसको हम बुढ़ापे को, उस व्यक्ति को छू सकते हैं, लेकिन उस बुढ़ापा जो उसके अंदर आया हुआ उसको न तो छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बच्चे में बचपना है, उस बच्चे को देख सकते हैं कि उसके अंदर जो बचपना नाम दिया गया है उसको ना हम छू सकते हैं ना महसूस देख सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार चतुरता और मित्रता है, ये भी सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सलाह है, दास्ता है, गरीबी है, ईमानदारी है, बेईमानी है, जो भी ये शब्द हैं ये सब के सब सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं और ये सब के सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं कि वो भाववाचक संज्ञा है या फिर गुणवाचक विशेषण है। ये बात मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे इस शब्द गरीबी से हमने यदि गरीब बना लिया और इस ईमानदारी से ईमानदार बना दिया, तो ये दोनों शब्द गुणवाचक विशेषण बन गए। क्यों? अब इसकी पहचान आप कैसे करोगे? अब ये बूढ़ा और ये शत्रु और ये लंबा और ये बच्चा और ये कोमलता, यानी कुछ शब्द जैसे लंबा से लंबाई बना, बूढ़ा से बुढ़ापा बना, शत्रु से शत्रुता बना, ईमानदार से ईमानदारी बना, गरीब से गरीबी बना। ये सब के सब लंबा, बूढ़ा, शत्रु, ईमानदार, गरीब, सब के सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। इनका पता कैसे करोगे कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सा गुणवाचक विशेषण है? आप किसी भी संज्ञा से पहले यदि किसी शब्द को लगा सकते हो तो वो ये मानिए वो गुणवाचक विशेषण है, और यदि उसको आगे नहीं लगा सकते तो वो मानिए कि वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे ईमानदार लड़का, इसका मतलब ईमानदारी लड़की,
नहीं हो सकती। भले ही ये स्त्रीलिंग महसूस होता है या लड़की के साथ लगाने पर भी नहीं लगता। हाँ, ईमानदार लड़की हो सकती है। इसका मतलब ये ईमानदार शब्द क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है और ईमानदारी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। इसलिए दोनों शब्द संज्ञा होने के बावजूद ये संज्ञा से पहले संज्ञा नहीं लग सकती। इसी प्रकार बूढ़ा आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा है। आदमी से पहले बूढ़ा लगाया जा सकता है लेकिन बुढ़ापा नहीं लग सकता। शत्रु का भी वही है। गरीब बच्चे, अब गरीब बच्चे हैं या गरीब लड़की है, इसके साथ विशेषण के रूप में ये गरीब है, यानी लड़की तो संज्ञा है, इसके आगे लगने से ये क्या है, विशेषण है। और गरीबी लड़की या गरीबी लड़का ये क्या है, ये नहीं लग सकता। इसका मतलब गरीबी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार आप इनमें लिखे हुए शब्दों में आपको यदि ये पता ना चले कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, कहीं ऐसा ना है कि इसमें कोई विशेषण का शब्द दिया हो, तो आप उस विशेषण शब्द पर जब डाउट हो, संदेह हो, तो आप किसी भी संज्ञा शब्द से उसको पहले लगा कर देख लेना। यदि पहले लगाने से वो वाक्य बन जाता है तो ये मानना पड़ेगा कि वो गुणवाचक विशेषण है। यदि वो पहले नहीं लग पाता तो वो सब की सब क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे कि कुछ संज्ञाएं व्यक्तिवाचक होने के बाद भी जातिवाचक हो सकती हैं और जातिवाचक होने के बाद भी व्यक्तिवाचक हो सकती हैं। उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र और अब हम चर्चा करेंगे कि भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो किन किन से बन सकती हैं, कौन कौन सी संभावनाएं हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे लड़का एक जातिवाचक शब्द है और इससे हमने बना लिया लड़कपन। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे बना लिया हमने मित्रता। चोर एक जातिवाचक संज्ञा है और इससे बना लिया हमने चोरी। इसी प्रकार विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। जैसे बूढ़ा क्या है, विशेषण है और इससे हमने बना लिया बुढ़ापा। चतुर क्या है, विशेषण है, इससे बना लिया हमने चतुरता। और मीठा क्या है, विशेषण है और इससे बना लिया हमने मिठास। मधुर क्या है, विशेषण है और इससे हमने बना लिया मधुरता। अब ये विशेषण है, बूढ़ा लड़का, चतुर लड़का, मीठा आम, मधुर गान, ये सब के सब संज्ञा शब्दों से पहले लग रही। इसका मतलब ये सब विशेषण हैं और इससे हमने क्या निर्माण कर लिया, भाववाचक शब्दों का निर्माण कर लिया। अब सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो सकता है। जैसे अपना, आप सब जानते हैं सर्वनाम है और इसमें इससे बना लिया हमने अपनापन। निज भी सर्वनाम है, इससे बना लिया हमने निजत्व। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो सकता है। जैसे चढ़ना क्रिया है, इससे बनाया चढ़ाई। दौड़ना क्रिया, इससे बनाया दौड़। और सजना एक क्रिया है, इससे बनाया हमने सजावट। अव्यय, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। ये निकट अव्यय है, इससे हमने बना लिया निकटता। ये दूर अव्यय है और इससे हमने भाववाचक संज्ञा बना ली दूरी। और नीचे ये एक अव्यय है और इससे हमने भाववाचक संज्ञा बना ली निजता। इस प्रकार 5 शर्तों में भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। वो वाक्य में ही मिलेगा आपको, इन रावणों से बचो। आप सभी को पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनती है। कैसे? यानी जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनता ही है। इसी प्रकार जैसे रावण शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो ही यहाँ इस वाक्य में प्रयोग हुआ है इन रावणों से बचो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रावण के गुण थे उनके समान जो व्यक्ति हैं, रावण के गुणों के समान वाले जो व्यक्ति हैं, उनका जो समूह है, वो सारे के सारे उसके गुणों के हिसाब से उनको रावण बोला गया है। और ये शब्द क्या हो गया, व्यक्तिवाचक होते हुए भी बहुवचन बनते ही इसको बना दिया जातिवाचक। वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है। अब आपको पता है कि हरिश्चंद्र जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे वो एक वचन था और वो जातिवाचक संज्ञा है।
अब यहाँ पर ये जो से व्यक्तिवाचक होते हुए भी उसके गुणों के कारण जातिवाचक का रूप लिए हुए है, यानी जातिवाचक के रूप में है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कई बार वाक्य में इस भाव से रखी जाती हैं कि वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक का बोध करवाती हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो सिर्फ व्यक्तिवाचक रूप का ही बोध कराती हूँ। जैसे पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। अब यदि हम यहाँ से देखें, पंडित शब्द और नेता शब्द ये दोनों के दोनों जातिवाचक हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य के हिसाब से किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? पंडित जी का नाम आते ही हमारे जो मानस पटल पर हमारे दिमाग में एक ही बिंब बनता है, यानी हमारा सीधा ध्यान जवाहरलाल नेहरू पर जाता है। उसको यहाँ पर पंडित जी के रूप में माना गया है। और पंडित जी खुद ये शब्द है, ये क्या है? ये जातिवाचक है, लेकिन फिर भी इस वाक्य में क्या किसकी भूमिका निभा रहा है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। और ये नेताजी किसकी? नेता तो वैसे बहुत है, नेता शब्द खुद ही जातिवाचक है, लेकिन नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया या निर्माण किया, सीधा सीधा ध्यान हमारा कहाँ जाता है? सुभाष चंद्र बोस पर। और यहाँ पर ये नेता शब्द जातिवाचक होते हुए भी इस वाक्य में व्यक्तिवाचक है। अब विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग, कई बार विशेषण न रह करके वो संज्ञा बन जाता है। वो भी देखते हैं हम कैसे। जैसे गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते। अब यहाँ संज्ञा सबसे पहले गरीब आया है, इसका मतलब ये क्या है? ये विशेषण है। और जो ही ये संज्ञा के शब्द की जगह आ जाएगा, उसकी जगह को ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये विशेषण संज्ञा बन जाएगा। जैसे नीचे वाले वाक्य में गरीबों की मदद करो, यहाँ गरीबों क्या बन गया? ये लोगों की या लड़कों की भूमिका भी स्वयं ही अदा कर रहा है, इसलिए क्या बन गया? विशेषण होते हुए भी एक संज्ञा का रूप धारण कर दिया, क्योंकि इसके आते ही क्या कर दिया इन्हें? जो शब्द लड़के था, जो हमारी संज्ञा थी, उसको गायब कर दिया और उसकी जगह पर आप आकर के उसने क्या कर दिया? एक विशेषण की भूमिका को छोड़ करके एक संज्ञा की भूमिका अदा की है। ईमानदार लोगों को डरने की जरूरत नहीं। अब ये लोग क्या है? ये संज्ञा है। इससे पहले ये लगा क्या है? ये विशेषण है। अब नीचे वाले वाक्य में देखिए, भाव दोनों का एक ही है, लेकिन ईमानदारों को डरने की जरूरत नहीं। यहाँ से जो लोगों संज्ञा शब्द था वो गायब हो गया। इसका मतलब यह क्या है? ये विशेषण होते हुए भी यहाँ पर बहुवचन बनते ही इसने लोगों को भी अपने अंदर समेट लिया, यानी उसकी भूमिका भी इसके अंदर आ गई। इसलिए ये भी क्या है? विशेषण होने के बावजूद भी एक संज्ञा का रूप है। कई बार ऐसा होता है कि एक संज्ञा शब्द वाक्य में जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा की जगह का स्थान ले लेते हैं, या संज्ञा की जो लुप्तता है उसको अपने अंदर समेट लेते हैं और वहाँ पर वो विशेषण होते हुए भी एक संज्ञा का कार्य करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन जातिवाचक हो सकते हैं, यानी एक वचन बहुवचन हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन जातिवाचक हो सकता है और जातिवाचक का एक वचन व्यक्तिवाचक हो सकता है। लेकिन कभी भी अच्छाई यानी भाववाचक संज्ञा का यदि हम बहुवचन बनाएंगे तो कभी भी उसका रूप जातिवाचक संज्ञा के अंदर नहीं आएगा। ये मत मान लेना कि ये अच्छाई से अच्छाइयाँ बनते ही क्या हो गया? ये बहुवचन यानी जातिवाचक संज्ञा हो गया, एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, एक वर्ग बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। और ईमानदारी से ईमानदारियों बनते ही ये मत मान लेना कि ये जातिवाचक संज्ञा हो गई हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है, अच्छाई भले एक है, दो है, तीन है या चार है, उस बहुवचन बनने के बाद भी अच्छाई को फिर भी हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो फिर भी अवधारणा ही रहेगी, एक विचार ही रहेगा। भले ही उसका एक वचन से बहुवचन हो जाए, लेकिन फिर भी वो उसका कभी भी बहुवचन होने के बाद भी वो जातिवाचक नहीं हो सकती। वो हमेशा भाववाचक संज्ञा का बहुवचन हमेशा भाववाचक संज्ञा ही रहेगा। मैं दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अब मैंने ये भी बताया कि
व्यक्तिवाचक संज्ञा कई बार जातिवाचक संज्ञा का रूप भी ले लेती है वाक्य में, और कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक रूप भी ले लेती है वाक्य में। मैंने ये भी बताया कि कई बार विशेषण भी संज्ञा का काम करता है, क्योंकि वो संज्ञा शब्द को अपने अंदर समेट लेता है और उसकी भूमिका अदा करता है। इस प्रकार कई बार विशेषण शब्द भी संज्ञा का रूप धारण कर देते हैं। जैसे इन उदाहरणों में गरीबी से गरीबों बनाते ही लड़कों को इसके अंदर समेट लिया, ईमानदारों बनते ही लोगों को इसके अंदर समेट लिया, और ये विशेषण होते हुए भी एक संज्ञा का काम कर रहे हैं। और अंतिम बात मैंने बताई कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और जातिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन में परिवर्तन होने से वो जातिवाचक में आ सकती है, लेकिन कभी भी भाववाचक संज्ञा का यदि बहुवचन बनाएंगे तो वो कभी भी क्या नहीं जाएगी, वो कभी भी जाति के अंदर नहीं जाएगी, वो हमेशा भाववाचक ही संज्ञा रहेगी। मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज का जो शीर्षक संज्ञा का था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।